हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, अगर आप भी एसएससी एमटीएस 2026 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, मतलब आप यहाँ पर एसएससी एमटीएस 2026 को टारगेट कर रहे हैं कि एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम 2026 में आप निकालेंगे, तो ये वीडियो आपके लिए। क्यों? क्योंकि एसएससी एमटीएस में भी यहाँ पर बदलाव कर दिया गया है। एसएससी एमटीएस का जो नया नोटिफिकेशन है यहाँ पर आएगा, उसके लिए कितनी वैकेंसीज यहाँ पर आने वाली है। एसएससी एमटीएस में जो आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगी यहाँ पर लगभग 15,000 प्लस वैकेंसी। कितना? 15,000 प्लस वैकेंसी एसएससी एमटीएस में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें दो तरह का पोस्ट रहेगा। एक आपका एमटीएस का भी रहेगा और हवलदार का रहेगा। अब आपको इसमें लगेगा कि एमटीएस का कितना पोस्ट रहेगा, हवलदार का कितना रहेगा, तो याद रखिएगा एमटीएस का जो पोस्ट रहेगा वो ज़्यादा रहेगा। वह आपका मान के चलिए तो 12,000 के आसपास हो सकता है, और बाकी का जो 3,000 वैकेंसी है वो हवलदार का रहेगा। क्योंकि जब भी एसएससी एमटीएस का वैकेंसी निकलता है तो उसमें एमटीएस का पोस्ट ज़्यादा रहता है और हवलदार का पोस्ट जो है यहाँ पर कम रहता है। एसएससी एमटीएस में फॉर्म अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन है 10वीं पास। अगर आप सिर्फ 10th पास है, मेल या फीमेल, तो आप एसएससी एमटीएस के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एज लिमिट की बात करें अगर, तो अगर आप एमटीएस के लिए अप्लाई कीजिएगा तो एज लिमिट 18 से 25 साल है जनरल वाले कैंडिडेट्स के लिए, और जो लोग यहाँ पर जनरल वाले एमटीएस कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आप हवलदार के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किसके लिए? हवलदार के लिए, सीबीएसई में या सीबीएन में, तो एज लिमिट आपका 18 से 27 साल भी है तो चलेगा, ठीक है। अब इसमें जो है आपने जो मैंने आपको एज लिमिट 18 से 25 साल एमटीएस के लिए बताया, 18 से 27 साल हवलदार के लिए बताया, इसमें ओबीसी को 3 साल का छूट है और एससी एसटी को 5 साल का छूट है, ठीक है। इस चीज़ का यहाँ पर खास ख्याल रखिएगा। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, यहाँ पर एग्जाम पैटर्न में जो बदलाव किया गया है वो बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप एसएससी एमटीएस का फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर 2026 में अगर आप एसएससी एमटीएस का फॉर्म भरने वाले हैं, जो कि आपका कब निकलेगा, यहाँ पर जून मंथ में, ठीक है। जून में आपका एसएससी एमटीएस का 15,000 वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसका फॉर्म फिलअप यहाँ पर होने वाला है। उसके लिए एज लिमिट जो काउंट होगा वो कब काउंट होगा? 1/8/2026 को जो है एज लिमिट आपका यहाँ पर काउंट होगा। वहीं पर अगर बात करें प्रोसेस एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स के बारे में, तो अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, तो फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट होगा, ठीक है, फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट होगा, मान लीजिए कि आपका जून में फॉर्म निकलता है और जुलाई तक फॉर्म फिलअप होता है, तो जितना जुलाई तक भी फॉर्म फिलअप होगा, फॉर्म अप्लाई का जो भी लास्ट डेट होगा, लास्ट डेट से पहले आपका जो सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट है वो बना हुआ होना चाहिए। अगर लास्ट डेट से पहले सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जो है आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस बात का यहाँ पर खास ख्याल रखिएगा। देखिए, यहाँ पे इन्होंने खुद लिखा है कि क्रूशियल डेट फॉर द क्लेम ऑफ एससी एसटी ओबीसी सर्टिफिकेट जो रहेगा, क्लोजिंग डेट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले बना हुआ होना चाहिए। भले आपको अपलोड नहीं करना पड़ता है, लेकिन जब डीबी में आप जाइएगा तो उसी फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले वाला कास्ट सर्टिफिकेट ही लेके जाना है, वो भी सेंट्रल लेवल वाला। इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा, नहीं तो आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट ही लेके चल जाते हैं, जिनको वहाँ पर फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत झेलना पड़ जाता है। अब थोड़ा सा हम लोग नीचे अगर चले तो यहाँ पर एग्जाम पैटर्न में क्या बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। देखिए, जैसे कि यहाँ पर एसएससी एमटीएस का भी एग्जाम पैटर्न देखिएगा तो आपको पता है कि मैथ से 20 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग से 20 क्वेश्चन, ठीक है। और ये जो है इसके लिए 45 मिनट दिया जाता है टोटल 40 क्वेश्चन के लिए, और ये क्वालिफाइंग होता है सेशन 1, मतलब इसमें बस आपको क्वालिफाई करना है। जनरल से है तो आपको 12 क्वेश्चन बनाना है, ओबीसी से 10, एससी एसटी है तो 8 क्वेश्चन बस क्वालिफाई करना है, ठीक है, 40 क्वेश्चन में से। लेकिन यहाँ पर इस पर मेरिट नहीं बनता है। तो मेरिट किस पर बनता है? मेरिट बनता है आपका सेशन 2 पर। ये बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन अभी हाल फिलहाल में निकला था, तो उसमें आपको सेक्शनल टाइमिंग देखने को मिला था। जो 60 मिनट था उसको सेक्शनल कर दिया गया था, ठीक है, प्री और मेंस दोनों में। तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर भी सेक्शनल टाइमिंग आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर 45 मिनट है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जो है आपको मैथ और रीजनिंग बनाने के लिए 45 मिनट है। अब ये ऐसा कर सकते हैं कि मैथ के लिए आपको जो है 25 मिनट का समय दे देंगे और रीजनिंग के लिए जो है 20 मिनट का समय दे देंगे। दोनों को जोड़िएगा तो ये 45 ही होता है, 20 और 25, 45 हो गया आपका। और यहाँ पर क्या करेंगे, जनरल अवेयरनेस के लिए जो है आपको यहाँ पर 20 मिनट का समय दे दिया जाएगा, ठीक है। 20 मिनट में आपका जनरल अवेयरनेस का सेक्शन बंद हो जाएगा। और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए जो है ये 25 मिनट का, तो ये संभावित है, ठीक है। ऐसा हो सकता है। आपको सबसे पहले एसएससी में सीपीओ का नोटिफिकेशन निकला जिसमें सेक्शनल टाइमिंग था, सीजीएल का निकला जिसमें सेक्शनल टाइमिंग था। अब एमटीएस का निकलने जा रहा है आपका जून में, ठीक है। एमटीएस का नोटिफिकेशन 15,000 वैकेंसी के आसपास जून में निकलेगा, तो उसमें भी सेक्शनल टाइमिंग ये लोग डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आपको रेडी रहना है। यहाँ पर ऐसा मॉक टेस्ट दीजिए जिसमें सेक्शनल टाइमिंग आपको देखने को मिलता है। तो मेन आपका जो मेरिट बनता है सेशन 2 पर, जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज से एंड कॉम्प्रिहेंशन से 25 क्वेश्चन, टोटल आपके 50 क्वेश्चन और 150 नंबर, तो और 45 मिनट का समय मिलता है, जो कि सेक्शनल टाइमिंग आगे चल के हो सकता है। तो इसी पर आपका मेरिट बनेगा, इसी पर आपका सिलेक्शन होगा। अब सबसे बड़ा सवाल होता है कि कट ऑफ क्या जाता है, ठीक है। एसएससी एमटीएस में जो है कट ऑफ क्या जाता है ये 150 मार्क्स में से। तो चलिए इसी वीडियो में हम आपको कट ऑफ भी बता देंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर नीचे चलते हैं, तो यहाँ पर अगर बता दें कि अगर आप सिर्फ एमटीएस के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है,
एमटीएस के लिए अगर आप सिर्फ अप्लाई करते हैं तो आपका एक एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, एक एग्जाम आप दिए, आपका सिलेक्शन हो गया, कोई रनिंग वनिंग कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आपने एमटीएस और हवलदार पोस्ट प्रेफरेंस भरा है, हवलदार को भी भरा है फॉर्म भरते वक्त, एमटीएस का फॉर्म में ये पूछता है कि आप हवलदार को भी पोस्ट प्रेफरेंस में देना चाहते हैं या नहीं। अगर हवलदार के लिए भी आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो उसमें जो है आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देना होगा। मेल के लिए, मेल कैंडिडेट्स के लिए 1600 मीटर 15 मिनट में, ठीक है, ये वॉकिंग है। और फीमेल कैंडिडेट के लिए 1 किलोमीटर वॉक करना है 20 मिनट में। उन्हीं लोगों को जो लोग, जैसे देखिए जब आप एमटीएस का फॉर्म भरिएगा ना, आपसे पूछेगा कि आप सिर्फ पोस्ट प्रेफरेंस में एमटीएस को देना चाहते हैं कि हवलदार को भी देना चाहते हैं, तो दोनों को अगर दीजिएगा तब आपको फिजिकल देना होगा। और इस केस में मान लीजिए कि आप हवलदार के फिजिकल में फेल कर जाते हैं, ठीक है, आपने दोनों भरा था लेकिन आप दोनों का कटअप पार करते हैं। जैसे कि एमटीएस का कटअप मान के चलिए कि 150 में से गया था 126 और हवलदार का गया था 110, लेकिन आपने लाया है 130, तो आपने दोनों का कटअप पार किया है, एमटीएस का भी और हवलदार का भी। तो इस केस में अगर हवलदार के फिजिकल में आप फेल भी कर जाते हैं तो आपको एमटीएस का पोस्ट दे दिया जाएगा, क्योंकि आप कितना नंबर लाए हैं 130 और एमटीएस का कटअप कितना है 126। हवलदार का फिजिकल में फेल होने के बाद भी आपको एमटीएस का पोस्ट यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। इस चीज़ का यहाँ पर खास ख्याल रखिएगा, बहुत बच्चे पूछते हैं इसलिए मैंने बता ही दिया। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में अगर बात करें तो मेल कैंडिडेट का हाइट 157.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और फीमेल का 152 सेंटीमीटर हाइट यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग थोड़ा सा नीचे चले तो एक चीज़ आपको साफ साफ क्लियर कर देते हैं कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो भी आपसे पूछा जा रहा है, 10th का मार्कशीट मांग रहा है, पूछ रहा है ओबीसी हो कि एससी हो एसटी हो, ठीक है, तो सब आपका फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट है उससे पहले का होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप अपियरिंग हो के भर रहे हैं, ऐसा कुछ आपको यहाँ पर नहीं करना है। उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि एसएससी एमटीएस की जो कटअफ है, कटअफ कितना जाती है, ठीक है, कटअफ के बारे में यहाँ पर बात करेंगे एसएससी एमटीएस का। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपका जो सेशन 1 है मैथ और रीजनिंग, उसमें जनरल वाले को 30% लाना है, ठीक है। तो मैथ और रीजनिंग में 40 क्वेश्चन होता है, तो उसका 30% अगर हम देखें तो कितना क्वेश्चन बनाना है, 0 0 गया 0 12 क्वेश्चन। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाला को 25%, तो 40 क्वेश्चन का 25% कितना हो जाएगा, 0 0 गया आपका, ठीक है। और यहाँ पर जो है 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 10 क्वेश्चन। जैसा मैंने बताया था ऑल अदर कैटेगरीज SC ST EWS के लिए 8 क्वेश्चन, मतलब ये मैथ और रीजनिंग के लिए बता रहे हैं, क्वालिफाइंग है, बस इतना कर दीजिए हो जाएगा। मेरिट आपका किसका जाएगा, पेपर सेशन 2 पर, जिसमें आपका जीके रहता है और इंग्लिश रहता है, उसी पर आपका मेरिट बनेगा। तो आपको इस पर ज़्यादा ध्यान देना है, याद रखिएगा। और जीके और इंग्लिश आपका दोनों मजबूत होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका एक सब्जेक्ट मजबूत है तो आप निकाल लीजिएगा, दोनों सब्जेक्ट आपका मजबूत रहेगा तभी आप एग्जाम को यहाँ पर निकाल पाइएगा। अब हम आपको बता देते हैं कटअफ के बारे में थोड़ा सा कि कटअफ क्या जाता है, कैसे जाता है। तो देखिए एसएससी एमटीएस में जो फॉर्म भरते हैं, ठीक है, फॉर्म भरते वक्त आप पोस्ट प्रेफरेंस देते हैं। पोस्ट प्रेफरेंस क्या होता है कि ABCD करके आपने भरा, ये ABCD कुछ और नहीं रहता है, स्टेट का नाम रहता है। मान लीजिए आपने यहाँ पर दिया बिहार, झारखंड, यूपी, गोवा, कर्नाटक, ऐसे करके आपने स्टेट, सब स्टेट भर दिया कि कहीं ना कहीं आपका हो जाएगा, ठीक। जब कट ऑफ निकलेगा तो सब स्टेट का अलग अलग निकलेगा। आपका जो कोलकाता कस्टम्स होता है, हवलदार होता है, उसके लिए भी अलग अलग निकलेगा। तो आपके मार्क्स पर डिपेंड करता है, आप ध्यान से समझिए। मान लीजिए कि ऐसे करके एक ग्राफ है, ठीक है, यहाँ पर है आपका गोवा, ठीक है, यहाँ पर है आपका बिहार, और यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर आपका कोलकाता है, कोलकाता में कस्टम्स, ठीक है, ये हवलदार के अंदर आता है, अलग से निकलता है। और यहाँ पर जो है आपका मुंबई है, क्या है, मुंबई। अब सबका कट ऑफ अगर हम लिख दें यहाँ पर तो बिहार का 150 में से कट ऑफ जाएगा, ठीक है, जो आपका सेशन 2 है इंग्लिश और जीके, तो उसी 150 मार्क्स में से कट ऑफ जाएगा। तो बिहार की अगर बात करें तो बिहार का कट ऑफ मान के चलते हैं कि 130 गया है, ठीक है। कोलकाता CGST का कट ऑफ जो है यहाँ पर आपका 120 गया है, मुंबई का 118 गया है और गोवा का जो है 110 गया है, ठीक है, ऐसा मान के चलते हैं। और आपने जो मार्क्स लाया है, ध्यान से समझिए, आपने एग्ज़ाम में 150 में से कितना मार्क्स लाया है, आपने एग्ज़ाम में से 150 में से 112 मार्क्स लाया है। तो हम देखते हैं क्या आपका मुंबई में हो सकता है, नहीं। क्या आपका कोलकाता कस्टम्स में हो सकता है, नहीं। क्या आपका बिहार में हो सकता है, नहीं। गोवा में हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। तो इस तरह से पोस्ट प्रेफरेंस का फ़ायदा होता है कि आपने जितना मार्क्स लिया कहीं ना कहीं आपको सेटल कर दिया जाएगा। अगर आप 110 प्लस मार्क्स ला लेते हैं SSC MTS में तो कहीं ना कहीं आपके चांसेस रहते हैं कि आप सेलेक्ट हो सकते हो। तो अगर आप भी SSC MTS की तैयारी कर रहे हो तो SSC MTS के लिए सबसे बेस्ट बुक है, उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपका SSC MTS का फॉर्म जो है आपका यहाँ पर जून में निकल जाएगा, ठीक है, जून में फॉर्म फिलअप चालू हो जाएगा, तो आपको फॉर्म भर लेना है। और इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो वीडियो को हाइप जरूर कर दीजिएगा, जहाँ आप कमेंट करते हैं ना तो वहीं पर ऐसे स्लैश कीजिएगा कमेंट को, तो वहाँ हाइप का ऑप्शन आता है, हाइप कर दीजिएगा। और यहाँ पर देखिए सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट कैसा दिखता है, मैं आपको ये चीज़ भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे अगर चलते हैं तो ये लोग सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिए होंगे नीचे में, ठीक है, तो वो फॉर्मेट मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको किसी भी तरह का दिक्कत यहाँ पर ना हो। आप सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर बनवा के रखें, ठीक है। तो यहाँ पर
सबसे नीचे में यहाँ पर दिया हुआ रहता है। ये एक्स सर्विसमैन का है, ये आपका SC/ST का है। फॉर्मेट ऑफ SC/ST सर्टिफिकेट है। द फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय SC/ST अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए है ना, SC/ST का सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे लिखा हुआ ना, इस वर्ड को गौर कीजिए यहाँ पर। देखिए मैं आपको कर देता हूँ येलो कलर से, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, इस तरह से आपका लिखा हुआ रहेगा। अगर स्टेट लेवल रहेगा तो इस इंडिया के जगह आपका स्टेट का नाम लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये SC/ST का सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा नीचे चलते हैं, ये OBC का फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय अदर बैकवर्ड क्लासेज, जो कि OBC है, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनेक्सर 10 के हिसाब से। और ये जो SC/ST का जो एनेक्सर था, कौन एनेक्सर था? एनेक्सर 9 के हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पर आप नीचे जाइएगा थोड़ा सा तो आपको EWS का भी यहाँ पर दिख जाएगा। उसके अलावा कोई भी दिक्कत, SSC MTS 2026 के लिए अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं तो SSC MTS 2026 में आपको पता है कि इंग्लिश और GK मेन है। तो इंग्लिश और GK के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है SSC MTS के लिए, उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। साथ साथ मैंने एक ऐसा बुक भी डाला है जिसमें चारों सब्जेक्ट है आपका, इंग्लिश, GK, मैथ, रीजनिंग, जिसको आप जाके परचेस कर सकते हैं।